और बड़े रिलैक्स मोड में फिर से एक बार इस टॉपिक को समझते हैं, बिकॉज वी आर इनिशिएटिंग। सब्जेक्ट के कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट टू मच, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस पूरे के पूरे इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है यहाँ पर ये समझना कि ऑल्दो एक एल्गोरिथम अगर परसिस्ट कर रही है तो उस परसिस्टिंग एल्गोरिथम में हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस लगा सकते हैं। तो लास्ट टाइम मेरा जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि हम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। उस कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम फर्दर प्रोसीड करते हैं कुछ मैथडोलॉजी के ऊपर। सो स्टे विद मी। सो हियर वी हैव अ टारगेट टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग। इस कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले चलते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैथडोलॉजी ऑफ दिस। जब भी हम जाएंगे कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन में, सबसे पहले मैंने कहा था मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले, इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट, लेट मी नो प्लीज। लीनियर प्रोग्रामिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, is a technique which is used to solve mathematical problem in which the relationship are linear in nature. The basic nature of the linear programming is to maximize or minimize an objective function which is subject to some constraint. The objective function is a linear function which is obtained from the mathematical model of the problem. The constants are conditions which are imposed on a model and are also linear. So from the given question, find the objective function. Then second step is to find the constant. Third step is draw the constants on a graph. Find the feasible region, which is the formal intersection of the constant. Find the vertices of the feasible region. Find the value of the objective function at these vertices. The vertices which either maximize or minimize the objective function. This is basically the whole process. अब इस पूरे प्रोसेस को जिसको मैंने साइट किया, रीड आउट किया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस इन अ शॉर्ट व्यू कि हम प्रोसेस में क्या कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग ये कन्वर्सेशन कर चुके थे, वी हैड अ वर्ड ऑन दैट, कि जिस किसी को भी हम अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सी, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब है हम किसी सर्टेन पैरामीटर्स के बेनिफिट को यूज करना चाहते हैं विद अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद ऑफ अदर पैरामीटर्स। बाकी पैरामीटर के कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने के साथ में किसी एक मेन पैरामीटर को इंक्रीज करना चाहते हैं। और ये बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। वी नीड अ वेरी गुड फीचर इन अ कार। अब देखिए, रिलेशनशिप यहीं से जनरेट होगी, लीनियर प्रोग्रामिंग। वी वॉन्ट अ वेरी वंडरफुल फीचर्स इन अ कार। कार में हम बहुत सारे अच्छे फीचर्स को चाहते हैं, बट इक्वली वी आर लुकिंग फॉर अमाउंट। उसके लिए हमें कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ती है। तो ऑप्टिमाइजेशन ये है कि कॉस्ट के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम सेटिस्फैक्टरी फीचर्स हमें मिल जाएं। तो ये जो रिलेशनशिप हुई कॉस्ट और फीचर्स के बीच में, इस रिलेशनशिप, सीधे सीधे कॉस्ट बढ़ा दीजिए, फीचर बढ़ जाएंगे, इट्स नॉट, पर एक हमारा एक लिमिटेड अमाउंट है कि इस कॉस्ट तक हमें इतने मैक्सिमम फीचर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में जब आप प्रोसीड कर रहे हैं, यू नीड टू गो फॉर फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स यू आर थिंकिंग अपॉन। तो इसमें जो कंटेंट आपका मिलेगा, जो आपको दिख रहा है, उस कंटेंट में सिंपली यही मेंशन्ड है कि जब भी आप बात करते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप की, तो आप एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया कार के केस में फीचर्स, और उसके कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए कार के साथ में फीचर कॉन्स्टेंट। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया आपका कॉस्ट। दूसरी चीज आप सोच रहे हैं कॉस्ट। एक और कॉन्स्टेंट आपका हो सकता है कि आपकी फैमिली बड़ी है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे को 7 सीटर कार चाहिए, तो ये दूसरा कॉन्स्टेंट हो गया। तीसरा कॉन्स्टेंट ये हो सकता है कि मेरी फैमिली में किसी को ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब ब्लैक नहीं लेनी, सारी कंडीशंस कुछ भी हो सकता है। कोई ब्लैक कार सस्ती मिल रही है और आपका काम बनता हो, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टेंट दे दिया ब्लैक नहीं। ऐसा होता है कई बार कि कुछ वर्जन होते हैं जो कंपैरेटिवली डिस्काउंट अमाउंट में मिल जाते हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। तो अब वो कंडीशन उन्होंने तीसरी कंडीशन डाल दी कि ब्लैक। यानी कि अब देखिए कि फीचर ऑफ अ कार इज बेसिकली रिलेटेड विद द 3 डिफरेंट कॉन्स्टेंट। कौन कौन से कॉन्स्टेंट हो गए? एक तो पहला कॉन्स्टेंट हो गया कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपका सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और तीसरा उसका एक कलर हो गया। तो ये 3 कांस्टेंट आपके पास में हो गए। तो आप जरा स्क्रीन के ऊपर जब देखेंगे, तो द बेसिक नेचर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब फीचर अच्छे चाहिए तो मैक्सिमाइज हो गया, और कोई और चीज होती तो मिनिमाइज। जैसे कॉस्ट आपका होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते। फीचर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो फीचर को मैक्सिमाइज। ये तो रिफ्लेक्शन है, मतलब जो चीज हमारी जरूरत की है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है। The objective function is a linear function which is obtained from the mathematical model of a problem. That constants are conditions which are imposed on a model are also a linear.
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जिस किसी भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके चल रहे हैं कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टेंट है। इसकी सर्टेन स्टेपिंग है, कुछ स्टेपिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसमें से अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये तो हमारी पार्ट है क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन करने ही वहीं जा रहे हैं जहां पर हमारा ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, पहला पार्ट। फिर हम उसमें ये देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स हैं, किन किन कॉन्स्टेंट पे हमें काम करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता हूँ, सीधा सा। आप ये समझिए ना, ये सारे के सारे जो हम बातें कर रहे हैं, एक बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे कार का फीचर हो गया, या मैं अपने घर पर जल्दी जाना चाहता हूँ, तो ये जो है प्रोसेस है जो जल्दी घर जाने का, यानी कि रूट मैपिंग जो होती है गूगल मैप के ऊपर, ये जो घर ईटीए जो आपको दिखाता है वो एक्चुअली इसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल में, रूट मैपिंग में, ये पूरा का पूरा आपका ऑप्टिमाइजेशन गूगल मैप के ऊपर यूज होता है। तो एग्जांपल के तौर पे अब मेरे पास गूगल मैप नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ, जल्दी घर जाना चाहता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया आई वांट टू रीच अर्लियर। तो जल्दी पहुंचना मेरा, यानी कि टाइम जो हो गया वो टाइम मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। एंड व्हाट आई वांट टू मिनिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू को चाहता हूँ, सिंपल। अब कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए मेरे साथ में, कॉन्स्टेंट हो गए, सबसे पहला ट्रैफिक कॉन्स्टेंट हो गया, दूसरा कॉन्स्टेंट हो गया कि मेरे पास व्हीकल कौन सा है। हो सकता है अगर मेरे पास फोर व्हीलर है, तो ये फोर व्हीलर जो व्हीकल होगा वो जिस लोकेशन पे मुझे पहुंचना है वहां के लिए फिट नहीं बैठता, वहां पे टू व्हीलर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इन सब चीजों से मैंने को क्या देखा, मैंने ये देखा कि व्हाट आर द कॉन्स्टेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि मेरा टाइम, एग्जांपल आपके साथ लेके चल रहा हूँ। दूसरा कॉन्स्टेंट आपका क्या हो गया, दूसरा कॉन्स्टेंट आपका हो गया, जो आपके कॉन्स्टेंट्स थे वो आपके हो गया कि आप किस व्हीकल से जा रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि वहां पर रश आवर्स कितने हैं, कितना ज्यादा आपके पास में रश हो सकता है वहां पर। तीसरा कॉन्स्टेंट हो गया कि आपके पास किस टाइप की लोग हैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनके साथ आप कार पूलिंग करके आते हो या बाइक पे किसी के साथ आते हो, तो आपको घर जल्दी जाना है, लेकिन डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन क्या है। और कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे आजकल यहाँ मुरादाबाद में शिवरात्रि का इवेंट चल रहा है, तो शिवरात्रि का इवेंट भी अपने आप में एक कांस्टेंट हो गया। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि जो जो चीजें जिन पे ये डिपेंड करेगा वो सब क्या कहलाने लगेंगी, वो कांस्टेंट। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके कांस्टेंट, सारे के सारे वो कांस्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, फाइंड द फीजिबल रीजन विच इज फॉर्म्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ द कांस्टेंट। अब इन कॉन्स्टेंट्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर हमारा फीजिबल रीजन है जिस पर हमारा सारा काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, उस फीजिबल रीजन की वर्टिसेस फाइंड आउट, ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, और उसके बाद में हम उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू को उन वर्टिसेस पे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा प्रोसेस है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। somebody is trying, okay. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया कि आपके पास है 5x + 3y, कोई एक सर्टेन इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाती है, लीनियर इक्वेशन है कोई। अब ये 5x + 3y कुछ भी हो सकता है। 5x + 3y का मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक क्वांटिटी 5 टाइम्स इंक्रीज कर रही है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें यूज करना है। अब उन्होंने स्टेप 1 में सबसे पहले लिया कि x + y जो हमारा इक्वेशन है, कंडीशंस उन्होंने दी हुई है कि ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद कंडीशन देखी है कि x + y जो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, और 3x + y है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। एक और कंडीशन दे रखी है, कॉन्स्टेंट्स हैं आपके सारे, देखिए कि x जो है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, y जो है वो 0 से बड़ा उसके बराबर होना चाहिए। यानी इन टोटली इन सारे कांस्टेंट्स के साथ में आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब क्या किया इन्होंने क्या किया, ये इक्वेशंस को प्लॉट करना स्टार्ट किया, जो जो आपके पास में x + y को, 3x + y को, x0 को, y0 को, सबको प्लॉट कर लिया। और प्लॉट करने के बाद में जब इक्वेशंस को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद में इनका जो इंटरसेक्शन एरिया आया, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई ACB C पॉइंट पे, दूसरी आपकी ये हो गई DCE वाली इक्वेशन, एक तीसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। यानी कि इन तीनों इक्वेशंस को आपने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद में इनका जो इंटरसेक्शन x = 0 यहाँ पर आ जाएगा, y = 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली लाइन पर। इन तीनों को जो आपने निकाला, तो जो ग्रीन शेडेड एरिया आया, उस एरिया को आपने क्या कहा कि ये मेरा इंटरसेक्शन एरिया है, जो कि पिछले स्टेप में आपसे बात की गई थी। ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ द वर्टिसेस ऑफ द फीजिबल रीजन, अब इस रीजन की वर्टिसेस कैलकुलेट करी। तो वर्टिसेस का मतलब A पॉइंट, C पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट O, और ये E पॉइंट। तो क्या क्या इन सब की वैल्यूज हो गई, एक हो गया 0 0, 0 2, 1 0, 1/2 एंड 3/2।
अब हमने क्या किया, जो हमारा मेन फंक्शन था जिसको हमें क्या करना था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना था। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को रखा, 0 0 पे चेक किया, 0 2 पे चेक किया, 1 0 पे चेक किया, और 1/2 और 3/2 पे चेक किया। तो पता चला कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू निकल के कहाँ पर आई, 1/2 और 3/2 पर आ गई। तो हमने कहा कि इन पॉइंट्स पर, यानी कि ये वो वैल्यूज हो गई एक्स और वाई की, यानी कि जो इनपुट पैरामीटर आपने चूज करने थे एक्स और वाई, इनमें से इस पॉइंट पर जाके ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया सभी को? अगर नहीं आया हो तो सर हाँ सर ये तो इंटरसेक्शन हो गया सर 2 लाइंस का। हाँ ठीक है। नहीं ये रेड लाइन, हाँ ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड लाइन हियर? एक सेकेंड, ये वाली, यस सर। नहीं तीनों ही लाइंस है ना, या फिर आपने ड्रॉ करी 5x + 3y के लिए यूज करी, x + y के लिए यूज की, 3x + y = 3 के लिए इंटरसेप्ट यूज किया। तो ये जो थ्री वाली लाइन तो ये हो गई जो d से स्टार्ट हो रही है। दूसरी लाइन आपकी ये हो गई, सेकंड कांस्टेंट जो 3x + y <= 3 वाला कांस्टेंट है, वो ये हो गया आपका। ठीक है। और जो आपकी रेड लाइन प्लॉट हो रही है, वो रेड लाइन आपको ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपका मेन इक्वेशन थी 5x + 3y, उनको इन दोनों से अलग दिखाने के लिए वो यहां दिखाई गई। ठीक है। सी, आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइंस में मैथमेटिकली इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू से, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए आप इसको दोनों चीजों से समझिए, इसको मैथमेटिकली तो स्टेप्स को समझिए, और मैथमेटिकली स्टेप्स के अलावा इसको आप सिग्निफिकेंटली भी समझिए। कोई भी प्रोसेस जब होता है, उस प्रोसेस के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा जो उनके कॉन्स्टेंट है, उन कॉन्स्टेंट्स का प्रोजेक्शन ले लीजिए, क्या आया, जो एक्चुअल थिंग है उसका प्रोजेक्शन ले लीजिए। उसके बाद में हम क्या चाहते हैं कि एवरीथिंग लाई इन दैट बाउंड्री। चीजें किस में होनी चाहिए, चीजें अगर सीमाओं में है तभी तो कंसीडर की जाएंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो भी मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया कि मुझे घर पहुंचना है जल्दी। अब मुझे घर जल्दी पहुंचना है, तो जो मेरे कांस्टेंट है, जो मेरे टाइमिंग के फीचर्स हैं, वो तभी तो काउंटेबल होंगे कि जब मुझे घर पहुंचने का टाइमिंग अगर मेरी 5 बजे की, मैं 5 बजे घर पहुंचना चाहता हूँ, सो दैट ऑल मस्ट लाई विद इन अ 5। तो हमने क्या किया, 5 बजे घर पहुंचने के साथ साथ सारे कांस्टेंट को उन्हीं शेड में लिया कि जो उस लिमिट के अंदर आते थे। तो ये इंटरसेक्शन का जो मेथड होता है, इसका मतलब ये होता है कि सारी चीजें आपके सारे कांस्टेंट के अंदर हैं, इनसाइड ऑल कंडीशंस, इनसाइड ऑल कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के बाहर चले गए तो ऑप्टिमाइजेशन को कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं ज्यादा पैसा खर्च कर ही सकता हूं तो फीचर्स तो मुझे ज्यादा मिल ही जाएंगे, तो वो तो ऑप्टिमाइजेशन की समस्या ही खत्म हो गई। तो इतने पैसे में ही फीचर, ध्यान से समझिए, इतने पैसे में ही फीचर्स, यानी कि ये एरिया इसके अंदर ही फॉल करना चाहिए, दैट्स व्हाट। तो सर यहाँ वो तो सर दैट इज क्लियर, बट सर व्हाट इज द मतलब रेड लाइन सर क्या है? रेड रेड लाइन लाइन क्या आपका मेन स्पेसिफाई कर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेन इक्वेशन। 5x + 3y? हाँ हाँ। पर ये सर ग्राफ तो 5x + 3y का ही लग रहा है। किसका लग रहा है, निकाल के देखिए आप। ये x 5x 0 पे देख लीजिए और x = नहीं वो सब ठीक है, x > 0 y > 0 ये तो एक्सेस ही हो गए। 3x + y < 3 ये भी ठीक है, x + y < 2 ये भी ठीक है। पर ये रेड लाइन सर किस तरह से, मतलब 5x + 3y = समथिंग है, तब तो सर ये हो सकता है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप, इस पे क्या हो सकता है ये इंटरसेक्शन के लिए? ये तो सर सिंपल ग्राफ है ना सर लाइन के, हाँ हाँ x/a + y/b = 1, जो लाइन का ग्राफ होता है हाँ हाँ ज्योमेट्री में, हाँ हाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो अच्छा, अब ग्राफ इस आपकी तरह बात, अब मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपकी बात क्लियर हो गई। अच्छा, आप ये लेके चल रहे हैं, आपका मानना ये है कि हमने क्या किया, ये तीनों लाइंस को पहले प्लॉट कर लिया, उसके बाद में इसको देख रहे हैं। ओके, आई गॉट दैट पॉइंट, अब समझ में आया। अब कंफ्यूज मत होइए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपके पास में कौन से कांस्टेंट थे, दो कांस्टेंट थे। कौन कौन से कांस्टेंट थे? पहला कांस्टेंट था जिसमें आपकी x + y की वैल्यू <2 वाली होनी चाहिए थी। दूसरी वैल्यू हो गई 3x + y <= 3 वाली। दो कांस्टेंट थे। तो आपने क्या किया, इन दोनों कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये लाइंस प्लॉट करी दोनों। अब आपको स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लाइंस आपने प्लॉट करी, दोनों ब्लैक लाइंस आपको जो दिखाई दे रही है, कर लिया आपने? यस सर। ठीक है।
अब हमने क्या किया, इन पॉइंट्स की इन लाइन के, अच्छा दो लाइन और थी हमारी, जो थी हमारी x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक वो है, सर हॉरिजॉन्टल एंड हो वर्टिकल गई। एक्सिस। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हमने क्या किया, इन सारे के जितने भी इंटरसेक्शंस थे वो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकाला। आया समझ में आपको? वो सर दो लाइन का सर इंटरसेक्शन पॉइंट सी हो गया सर। बहुत बढ़िया। नहीं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ सी भी हुआ और वही लाइन का पॉइंट ए भी हुआ और यहाँ पर ई भी हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर डी भी हुआ और ये लास्ट वाला पॉइंट बी भी हुआ। तो यानी कि इंटरसेक्शन ही तो हुए सारे के सारे जो अलग है, 2,0 पे यहाँ पे भी इंटरसेक्शन मिले, तो ये सारे 0,2 पे, सॉरी, ये भी इंटरसेक्शन आपके मिले। अब हुआ क्या, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1/2 और 3/2, इन इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने 5x + 3y में सब्सिट्यूट किया, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था इसको आइडेंटिफाई करना। तो जब हमने इसमें सब्सिट्यूट किया तो हमने ये देखा इनमें से किस इंटरसेक्शन पॉइंट को पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। यस सर। जिस पॉइंट पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट से वो लाइन, ये प्रोजेक्शन पास होगा। द लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, राइट, राइट, ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम। तो दैट इज व्हाट द 5x + 3y लाइन, एंड इट इज बीइंग अचीव्ड। ये अचीव की गई है इस इंटरसेक्शन, क्योंकि हाँ, अगर ये 3/2, जी इसमें इक्वल टू 7 रख देंगे। ये तो हाँ, हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है ना 7, इसको हम 7 कर देंगे तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकल आएगी। बस ये जो रेड लाइन आपकी निकल के आई है, आप देखिए एक्स एक्सिस पे 1.4 पे इसको कर रही है कट, तो आपकी ये 3x + 5y वो 5x + 3y = 7 रख के प्लॉट होगी ये बाद में आंसर में, ये आंसर निकल के आया है। हाँ, रेड लाइन जो है मैं भी समझ गया ये, पर अच्छा इन्होंने क्या समझा कि हमने यहाँ पे लाइंस को पहले प्लॉट किया, नहीं, ये हमारा हाँ ऑप्टिमाइज्ड इक्वेशन है, क्योंकि हम इसे ऑप्टिमाइज, देखिए 5x + 3y जो है वो अनबाउंड है। अगर कोई आपसे कहे कि 5x + 3y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो क्या होगी बताइए जरा एग्जांपल, जितेंद्र जी बताइए। क्लियर हो गया सर? हाँ, क्लियर हो गया। नहीं थैंक यू, क्लियर तो हो गया, पर एक अच्छा पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 5x + 3y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वो 7 सर। नहीं, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5x + 3y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू तो सर इनफाइनाइट भी हो सकती है। राइट, सत्य आपका बिल्कुल वचन। तो ये अनबाउंड सिचुएशन हो गई, क्यों? क्योंकि आप x की वैल्यू को इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए, y इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये लाइन तो पकड़ में आएगी ही नहीं कभी, रेड वाली, ये कहां चली जाएगी, बियॉन्ड चली जाएगी। पर हमें उठा के क्या करना है, इसको उठा के वहां लाना है जहां पर हमारी कंडीशंस हैं। तो हम इसको इन्फिनिटी से वहां, और लाना भी वहां तक चाहते हैं जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऐसा भी नहीं, ला तो 0 पे भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो हमें लाना वहां तक है जहां पर इसकी वैल्यू को हम मैक्सिमम करके छोड़ दें। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमने निकाले सबके, और उन सारे इंटरसेक्शन पे पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट किया। फिर हमने ये चेक किया कि जब सारे इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंटरसेक्शन हमने निकाल लिए, इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमने उनकी वैल्यूज को निकाल लिया, और उनकी वैल्यूज को निकालने के बाद जो वैल्यू हमारी आई, उस वैल्यू को, अब वो जो लाइन है इस वैल्यू को जरूर सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे कि आपको याद हो, आप लोग जब ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते थे, क्वेश्चन पॉइंट निकालते थे, याद है? क्यू पॉइंट, बिल्कुल भी नहीं। नहीं दैट्स सो नाइस। इंजीनियरिंग भूल गए सर आप। डीसी लोड लाइन, अच्छा एक और अच्छा टर्म बताता हूँ, डीसी लोड लाइन निकालते थे, लोड को ऑप्टिमाइज करते थे। हाँ हाँ, वेरी गुड, वो आप कर चुके हैं वहां। डीसी लोड लाइन निकालते थे, क्वेश्चन पॉइंट निकालते थे ट्रांजिस्टर की बायसिंग के अंदर, और डीसी लोड लाइन में आपका जो टारगेट होता था, आपको याद है, मैं आपको टर्म याद करता हूँ, जो VCE और IC यानी कि कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो था, उनके बीच में ऑप्टिमाइज करके स्टेबल पॉइंट निकालते थे, क्योंकि VCE और IC की एक फिक्स वैल्यू आती थी, उसको बोलते थे क्यू पॉइंट। तो ये तरीका तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में ऑप्टिमाइजेशन का वहीं सिखा दिया गया था, क्योंकि हम वहां क्या करते थे, VC और IC के बीच में एक लीनियर प्रोग्रामिंग क्रिएट करते थे, इक्वेशन बनाते थे, फिर उनकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करके यही काम करते थे। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन, किया हमने वही है।
यहाँ पर हम उसको बस रिवाइज कर रहे हैं और उसको यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप सो नाउ इट इज क्लियर. गुड, Absolutely, sir. दैट्स नाइस. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द सेकेंड स्टेज, स्टेप नंबर 2. A watch company produces a digital and mechanical watch. Long-term projection indicates an expected demand of at least 100 digital and 80 mechanical watches each day. क्या किया गया कि उन्होंने कंपनी को लिया जहां पे डिजिटल और मैकेनिकल टाइप की वॉचेस आती हैं और उन्होंने एक्सपेक्टेड डिमांड की कि 100 तो हो गई हमारे डिजिटल और 80 हो गई मैकेनिकल. Because of the limitation on production capacity, no more than 200 digital and 170 mechanical watches can be made daily. 200 से ज्यादा डिजिटल नहीं बन सकती, 170 से ज्यादा नहीं. टू सेटिस्फाई अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट अ टोटल ऑफ लीस्ट 200 वॉचेस मस्ट बी शिप्ड ईच डे. अब कंडीशन ये आ गई कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसमें हमें 200 के आसपास हमें पर डे करनी है. ठीक, सो नो मोर देन 200 डिजिटल 170. इफ ईच डिजिटल वॉच सोल्ड रिजल्ट इज $2 पर लॉस. अगर जो हमने रिजल्ट इन $2 का लॉस दे रही है, बट ईच मैकेनिकल वॉच प्रोड्यूसेस अ $5 प्रॉफिट, how many of each type should be made daily to maximize net profit? आप समझ गए आप. अब देखिए एग्जांपल के तौर पर क्या करना है, हमें समझना है कि हमें 200 वॉच तो कम से कम शिप करनी ही करनी है. ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम है, 200 वॉच तो हमें शिप करनी ही करनी है. और उन 200 वॉच के साथ में हमारी जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि हम 170 से ज्यादा मैकेनिकल वॉचेस नहीं बना सकते और 200 से ज्यादा हम ये नहीं बना सकते, और 200 वॉच हमें करनी है. तो अब यहां पर हमें सॉल्यूशन ये निकालना है कि जिससे प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है. अब पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा. उन्होंने क्या किया, एक्स ले लिया नंबर ऑफ डिजिटल वॉच, वाई का नंबर ले लिया मैकेनिकल वॉच. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटलीस्ट 100 डिजिटल वॉच आर टू बी मेड डेली. कम से कम 100 डिजिटल तो बननी है. एंड मैक्सिमम 200 डिजिटल वॉचेस कैन बी मेड. मिनिमम कितनी हो गई 100 और मैक्सिमम कितनी हो गई 200. इसके बीच में हमारा हो गया. तो एक्स के लिए कांस्टेंट क्या क्रिएट हो गया, 100 से 200. मैकेनिकल के लिए कांस्टेंट क्या क्रिएट हुआ, 80 से 170. थर्ड लीनियर इक्वेशन क्या बनी हमारी, क्योंकि वो कहते हैं कि कम से कम 200 वॉच तो शिफ्ट होनी है ना. x प्लस वाई क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 200, इसके बराबर आ गया. तीनों कंडीशन बन गई. सिंस each digital watch sold result $2 loss and each mechanical watch produces a $5 profit. टोटल प्रॉफिट क्या हो गया आपका, ये तो हो गया -2x प्लस 5y. अब आप बताइए जरा, इस लाइन को मैं छिपा देता हूं और इसको बताइए. अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई मुझे बताए क्या हुआ. -2x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करना है. बहुत बढ़िया, शानदार, बन गई आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग. ऊपर आपने सारे कांस्टेंट लिख लिए और नीचे आपने लिख दिया -2x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करना. बन गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमाइजेशन का इश्यू. But sir, if there is a loss in selling digital watch, then we can maximize by just selling mechanical watch only. तो कांस्टेंट आपने ध्यान नहीं दिया, फिर आपने मजबूरी नहीं सुनी उसकी. उसकी मजबूरी भी तो ही थी. मार्केट में चल ही नहीं रही ना, तो देनी तो उसे पड़ेगी. नहीं, उसकी मजबूरी ये थी. कंडीशन कांस्टेंट क्या था, देखिए यहाँ 100 से कम नहीं हो सकती. 100 डिजिटल वॉचेस बनानी है उसे, बनानी है. और मैक्सिमम 200 बना सकता है. उसकी कंपनी की मजबूरी है कि उसको मार्केट के अंदर रखनी ही पड़ेगी. ऐसी 80 मैकेनिकल उसको बनानी है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसके पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसके पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके सेटअप की रिक्वायरमेंट है. अगर वो इस प्रोडक्शन को नहीं करेगा तो हो सकता है बैकअप में जहां से वो सामान खरीद रहा है वहां से वो सामान उसको मिलना बंद हो जाए, उसकी मार्केट स्ट्रेटजी खराब हो जाए. अब उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, एक चीज लॉस पे बेचो. आपने देखा ना हर माल 99 स्टोर, 99 स्टोर, Yes, sir. 99 स्टोर. तो वो 99 स्टोर में जो 99 वर्ड है वो मैक्सिमाइज वैल्यू है. अब उसमें हो सकता है कोई चीज में ₹2 का प्रॉफिट, हालांकि वो तो बहुत होशियार होते हैं, वो किसी में लॉस नहीं लेते, पर किसी में ₹2 का प्रॉफिट मिलेगा, किसी में ₹25 का प्रॉफिट मिलेगा, किसी में 30 का मिलेगा. अल्टीमेटली बाय दिस प्रोसेस दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर बेनिफिट. तो अब ये उसके कांस्टेंट हो गए. अब इन कांस्टेंट पर ही उसको काम करना है. क्या काम करना है उनको इन कांस्टेंट पे, उसको करना है उस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना. आगे आपको समझ में ये बात. Okay, sir. हाँ ठीक है. अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इसको मैक्सिमाइज करना.
तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे कांस्टेंट कौन कौन से बने, पहला कांस्टेंट ये हो गया, दूसरा कांस्टेंट ये हो गया, तीसरा कांस्टेंट हमारे पास ये हो गया, ये 3 कांस्टेंट हो गए। फिर वही काम किया, अब इस बार फिर से हमने इनको प्लॉट किया, x को 100 और 200 के बीच में प्लॉट किया, जो हमारा है, इसको मैं थोड़ा छोटा, विजिबल है आपको, x को आपको 100 से 200 के बीच में प्लॉट किया, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर दूसरा आपने क्या किया, 80 से 170 के बीच में प्लॉट किया y को, तो ये देखिए 80 से 170 के बीच में होगा, ये रहा 80 से 170 के बीच में ये वाला प्लॉटिंग आ गया। फिर आपने क्या किया, तीसरी इक्वेशन को प्लॉट किया, x प्लस वाई को लेस देन 200 के बीच में किया। अब जो x प्लस वाई लेस देन 200 की इक्वेशन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी, क्योंकि x प्लस वाई है, जब x 0 रखा तो y 200 चला गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो बॉक्स बना इसका, ठीक है, एक लाइन ये बनी, एक लाइन आपकी ये बनी, और तीसरी लाइन देखिए कहां से जा रही है, ये वाली लाइन बनी। अब इस लाइन में हमें क्या करना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन को लेंगे। तो जो हमारा इंटरसेक्शन शेडेड रीजन हो गया, जिसमें भी हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशंस कहाँ है, इक्वेशन ये फॉलो हो रही है, तो हम कहाँ आ गए, हम जिस रीजन में आ गए वो ये ग्रीन शेडेड रीजन बना, क्योंकि इसके बियॉन्ड ये लाइन है, इसके बियॉन्ड ये लाइन है, तो अल्टीमेट, और इसके बियॉन्ड ये है, तो हमारा ओवरऑल जो शेडेड रीजन बन गया वो ये रीजन बन गया। और इस रीजन पे हमारे जो भी इंटरसेक्शंस पॉइंट बने, वो इंटरसेक्शंस पॉइंट कौन कौन से बन गए उनको चेक कर लीजिए, ई जी के सी बी, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए। इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर पूछिए। ये एक्चुअली ये सर छोटी प्रॉब्लम है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक शेडेड रीजन बन गया, पर अगर इसमें सिंपली हम दो इक्वेशंस को करें और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, तो मतलब मशीन कैसे जज कर पाएगी कि शेडेड रीजन कैसे होगा? क्या क्या वो सिर्फ दो कंडीशंस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर दो नेक्स्ट कंडीशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, किस तरह से मतलब? डन। मशीन क्या काम करेगी, मशीन बिल्कुल वही काम करेगी जो काम आपका ब्रेन कर रहा है। बहुत सिंपल और सीधा स्टेप है। स्टेप नंबर 1, पहले कंस्ट्रेंट को उसने प्लॉट किया। पहले कंस्ट्रेंट को प्लॉट करने का मतलब आप तो इसको प्लॉट करके देख रहे हो, मशीन के लिए तो काम बहुत आसान है। मशीन तो कहेगी कि आप मुझे इसके ऊपर की वैल्यू बोलिए, आप 1 करोड़ नंबर डालेंगे तो मैं तो उसका आउटपुट आपको दे दूंगी। मशीन के लिए तो ये सारा काम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम तो बहुत आसान काम होती है। आपके लिए तब भी प्लॉटिंग लिमिटेड है कि आपने इसको लिमिट किया, आपने कहा x की वैल्यू मेरी 100 से 200 के बीच में आती है, तो आप तो 100 और 200 में 101, 102, 103, 4 करके चेक करोगे। मशीन तो 100.11111111 को भी चेक करके बता देगी। तो मशीन के लिए सबसे पहले ये मान के चलिए कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं है उसको कंप्यूटेशन में। मशीन की जो परेशानी है वो है लॉजिक। अगर आपने उसको लॉजिक ठीक दिया है तो उस पर काम करेगी। अब कैसे काम करेंगे, जैसे ही उसने 3 कांस्टेंट पढ़े, कौन कौन से 3 कांस्टेंट पढ़े, पहला कांस्टेंट उसने ये पढ़ा, x जो है मेरा 100 से 200 के बीच में, तो उसने क्या किया, 100 से 200 के बीच में पॉइंट्स डिजाइन कर लिए और उन पॉइंट्स के बेसिस पर उसने इसको प्लॉट कर दिया। ये प्लॉटिंग आपको जैसे हमने पढ़ाई थी, पाइथन पढ़ाई थी, पाइथन के अंदर आपको सिर्फ मैं x और y दूंगा और आप उन्हें x और y के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर सकते हैं। सेम प्लॉटिंग उसमें x और y की कराई। दूसरी, उसने फिर एक और प्लॉट क्रिएट किया जिसमें y इक्वल्स टू 80 और 170 के बीच में था। ये दोनों ही प्लॉट उसने इक्वेशन में कर दिए, ठीक है। अब उसको तीसरा दिया गया जिसमें कहा गया x प्लस वाई इज 200। तो जैसा कि अभी बता रहे थे दर्पण जी, बिल्कुल सही बता रहे थे कि अगर आपको इस टाइप की इक्वेशंस को प्लॉट करना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे सिंपल होती है। एक बार x 0 रखो, y 200 हो गया, एक बार y को 0 रखो तो x 200 हो गया। यानी कि 200 से लेके 200 के बीच में ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए इसके, 0,200 और 200,0। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने एक लाइन प्लॉट कर दिया, ये लाइन आपको यहां मिल गया। तो लाइन नंबर 1 जो जिसका की नाम है EGF, लाइन नंबर 2 FK और C, और लाइन नंबर 3 LI दिस। अब ये जो भी लाइन आपकी यहाँ पे प्लॉट की गई है, तीनों लाइन जो प्लॉट की गई है, मशीन के लिए ये तीनों लाइन प्लॉट करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो प्लॉट कर देगी। अब आपने कहा कि मशीन को इंटरसेक्शन कैसे पता चलेगा। मशीन को इंटरसेक्शन पता करने के लिए जो आपके इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट यूज करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला जो ये करते हैं,
इसी तरीके से मशीन के लिए जब भी आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके पास में इंटरसेक्शंस की कमांड लगा दी जाती है। मशीन पर सारी कमांड लगाई जा सकती हैं, ए एंड बी भी लगाई जा सकती है, लॉजिकल ऑपरेटर की भी लगाई सकती है, मैथमेटिकल सेट ऑपरेटर्स भी लगाए जा सकते हैं, इंटरसेक्शन की भी लगाए सकते हैं, यूनियन की भी लगाए सकते हैं। तो जैसे ही उसने ए यूनियन बी में जाएगी या ए इंटरसेक्शन बी में जाएगी तो उनकी इंटरसेक्शन और यूनियन को वो चूज कर सकती है अपने हिसाब से। तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही मशीन को दिखाई देगा। मशीन उन सारे पॉइंट्स को निकाल सकती है जो जो उसमें इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका ये हो गया जिसमें आपके 80 से लेके 170 के बीच की वैल्यू थी, 80 to 170। दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया जिसमें एफ के सी के बीच में आपकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 100 से लेके 200 तक की। और तीसरा आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अब आपने देखा कि ये लाइन मेरी यहाँ तक गई तो ये रीजन इसको बिलोंग करता है, इस वाले को, हॉरिजॉन्टल को। ये लाइन यहाँ पे गई तो ये मेरा वर्टिकल रीजन को बिलोंग करता है। ये वाला जो रीजन मेरा यहाँ से निकल के यहाँ तक आया, ये वाला रीजन जो था वो बिलोंग कर रहा था इसको। यानी कि ये लाइन पे अगर आप नीचे की वैल्यूज लेंगे तो कम में जाएंगी, इसके ऊपर की वैल्यूज को लेंगे ज्यादा। तो लाइंस कहाँ पे मूव कर रही है? लाइन तो ये मूव कर रही है ना ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो इन वैल्यूज को वो हर पॉइंट पर, आप चाहें तो 1000, आप चाहें तो 1,00,000 वैल्यूज लाइन पर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। वो सारी मशीन पे सारी वैल्यूज को चेक करेगी और चेक करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगी। बिल्कुल उतना ही आसान जितना कि ऐसे है कि मैं आपको बोलूं x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, फिर बोलूं y इक्वल्स टू 2 3 4 5, फिर बोलूं z इक्वल्स टू 1 2 3। अब मैं आपसे पूछूं आप मुझे इसका इंटरसेक्शन बताइए, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो चेक कर रहे हो ना, मैंने जो अलग अलग नंबर्स बोले, न्यूमेरिकल वैल्यू बोली x y और z की, आप तीनों में जो कॉमन होंगी आप बोल दोगे ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। मशीन भी यही करेगी। जब मशीन में जैसे ही आपने इंटरसेक्शन वाला स्क्रिप्ट दिया उसको एल्गोरिथम में, इमीडिएटली वो क्या करेगी, उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेगी जो भी रेंज में वो डिफाइन है, उनमें से जो कॉमन वैल्यूज होंगी उनको आइडेंटिफाई करके निकाल के बता दे कि ये इसका इंटरसेक्शन डोमेन बन गया। ठीक है, ओके सर। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये लाइन यहाँ जा रही है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो इसलिए ये वाला रीजन, इधर जा रही है तो इसलिए ये वाला रीजन, जी से ही। इस तरह से आपके इंटरसेक्शन पॉइंट सारे के सारे आपके निकल आएंगे। इंटरसेक्शन निकालने के लिए भी मशीन मैथमेटिक्स यूज करेगी, वहां भी मशीन मैथमेटिक्स यूज करेगी। ठीक है, वहां भी इंटरसेक्शन में मशीन मैथमेटिक्स यूज करेगी। इनके जैसे लीनियर इक्वेशंस है ना, आप लीनियर इक्वेशंस को सिंपली उठा के मैटलैब में, पाइथन में, किसी में भी डाल दीजिए। जैसे आप उसको उनमें फिट करेंगे इमीडिएटली आपको वो उसके एक्स और वाई सॉल्यूशन पॉइंट निकाल के दे देगी। तो आपको इतना सोचना नहीं कि मुझे एक्स और वाई कहाँ से मिलेंगे। डन। तो ये आपका आ गया। जैसे ही आपका ये आएगा तो आपको पॉइंट मिल गया 100 170 200 170 200 180। आपने इन सारे पॉइंट्स को उठा के डाला अपनी इक्वेशंस के अंदर, और जिस पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम मिली, तो आपको 100 170 पर ये बता रहे हैं इनको मैक्सिमम मिली, तो इस आंसर को आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। आगे बात समझ में? सर ये वैसे भी निकल आता सर, जो लॉस वाली है उसे आप मिनिमम रखिए और जो प्रॉफिट वाली है उसे मैक्सिमम रखिए, क्योंकि दोनों के सम का तो वो ग्रेटर देन 200 का है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा सर। बिल्कुल। आप तो इस तरीके से आप किसी भी, तो आज आपको मैंने बेसिकली जो आइडिया दिया वो लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आइडिया दिया। ये इसके स्टेप्स थे। अब एक बार आप इसको फिर से रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऑल स्टेप्स आर कंफर्टेबल, आप तो आपका काम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन है, आप ऑप्टिमाइजर हैं। आपका काम क्या है कि आप हमें अपनी कंडीशंस देते जाइए, आप हमें कंडीशंस दीजिए, हम कंडीशंस को लिखते चलेंगे। उन कंडीशंस का हम एक रीजन निकालेंगे जिस रीजन में सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, और उस रीजन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन रीजन। हम उसका इंटरसेक्शन रीजन निकालेंगे और उस इंटरसेक्शन रीजन के वो सारे पॉइंट निकालेंगे जिस पर सारी कंडीशन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही हो, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हो। उन इंटरसेक्ट पॉइंट को जब हम निकाल लेंगे, उसके बाद में जिस फंक्शन को, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उन सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिस पर वो मैक्सिमम आ जाएगी तो हम कहेंगे, क्योंकि ये जो देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां जहां पर आपका पूरे के पूरे सारे रीजन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और आप यही तो चाहते हो। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि मेरी सारी कंडीशंस मैच करें और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। दैट इज व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन है ना, मेरी सारी कंडीशन मैच कर जाए और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो इच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और सारी कंडीशंस जो मैच कर जाएं, तो मैच क्या है उनका? इंटरसेक्शन।
तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स को पिक करते हैं और पिक करने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां पर वो मैक्सिमम आ जाता है उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये एग्जांपल दिया हमने, जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा था कि ये केवल एक इक्वेशन का एग्जांपल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मल्टी डायमेंशनल इक्वेशन पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव अगर आपके हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जनरली आप हम जो आपको बताते कहते हैं कांस्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उन सारे कांस्टेंट्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम रखते हैं। मतलब हम अच्छी कार, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और उसके लिए अमाउंट पैसा वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, बाकी सबको हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपने दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रख लिए तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बना लीजिए और बाकी सबको कांस्टेंट कर दीजिए कि ये सारे मेरे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चन? आज लीनियर प्रोग्रामिंग के जो स्टेप्स हैं और ऑप्टिमाइजेशन थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो किसी को कोई डाउट इस पे क्वेश्चन बस ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना इस पे? इसका? डायरेक्ट जो क्वेश्चन क्वेश्चन जो दोनों एग्जांपल्स और मैंने, ये हाँ दोनों एग्जांपल्स ये न्यूमेरिकल आते हैं? हाँ ये ये न्यूमेरिकल, इस बार ये न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे या फिर इसके एग्जांपल्स के साथ में आपको खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। हाँ। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे ये वॉच वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, और या ये भी आ सकता है कि विद द हेल्प ऑफ योर ओन एग्जांपल एक्सप्लेन दिस लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? दैट्स गुड। सो वेल, दिस होल सेशन इज रिकॉर्डेड और ये इसकी रिकॉर्डिंग में आज ही यूट्यूब पे अभी अपलोड कर देता हूँ। इफ यू फील एनीथिंग, कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि डाउटफुल है, क्वेश्चन है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द गिविंग असाइनमेंट्स अगेन बैक टू यू। ठीक है, और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट का आज मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया। सो दिस कंटेंट